नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें से आज हम हिंदी के पोर्शन की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है आज का, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। तो ये जो छंद होगा हमारा हर गीति का छंद होगा। हर गीति का छंद में 28 मात्राएं होती है और जो इसका अंत जब खत्म होता है वहाँ अंत में पहले लघु वर्ण होगा और फिर गुरु वर्ण होता है और इसमें 16-12 की यति पे मात्राओं की गिनती होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन विकल्प बताना है हमें। पल्लवन के लिए खालिस्तान ही अपनाई जानी चाहिए। तो पल्लवन के लिए कौन सी शैली अपनाई जानी चाहिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो व्यास शैली होगा। हमें जो है पल्लवन में जो है सिर्फ व्यास शैली को ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एनरोलमेंट पारिभाषिक शब्द कहते हैं। एनरोलमेंट किसे कहते हैं? तो एनरोलमेंट जो है वो नामांकन को कहते हैं। इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, आव प्रत्यय से बना शब्द है। तो कभी भी आपको एग्ज़ाम में प्रत्यय अलग करना आ जाए तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसमें से प्रत्यय को अलग कर देते हैं तो उसके बाद जो शब्द बचता है उस शब्द का मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए, तो उसके बाद ही वो आपका प्रत्यय होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कमाऊ, क्योंकि जो कमाऊ में से हम अगर आऊ प्रत्यय निकाल लेंगे तो हमारे पास कम शब्द बचेगा और कम एक अपने आप में एक वर्ड है। अगर कर्मों में से आऊ प्रत्यय निकलेगा नहीं, कमाऊ ये दे रखा है लेकिन ये गलत भी नहीं है क्योंकि छोटा वो आएगा नहीं, कमाऊ में बड़ा होता है, इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। और ये दे रखा है कामजू, तो इसमें भी आऊ प्रत्यय नहीं हो रहा है और ये कमाऊ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रस का नाम बताना है हमें। लिख रखा है इसने, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलगल करतर युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो इस प्रश्न को पढ़कर हमें अंदर से एक वीर रस की भावना पैदा हो रही है। तो इसका जो आंसर इस रौद्र रस होगा इसका आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रोध आ रहा है उसमें, रौद्र का रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संक्षेपण के लिए जरूरी है। संक्षेपण के लिए क्या जरूरी होता है? अतिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों को आदि को यथावत रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों को आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों को आदि को परिवर्तित कर देना चाहिए। ये तिथियों, आंकड़ों, क्रियाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तिथियों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, संक्षेपण के लिए ज़रूरी है कि वो, संक्षेपण के लिए क्या ज़रूरी है? तो संक्षेपण के लिए ज़रूरी होता है कि वह एक सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत, स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। जब भी हम संक्षेपण करते हैं किसी गद्यांश का या पद्यांश का, तो उसको एक सीधी और सरल, व्याकरण सम्मत भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। अगला है, अलंकार का नाम बताइए। हमसे अलंकार पूछा है इसने और यहाँ पर हमें पद दे रखा है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा विहान है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। अन्योक्ति अलंकार में ये होता है कि आपको आदमी, इसमें कवि जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कहता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते, मतलब इसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहता है किसी और, कहना कुछ और जाता है लेकिन बोलता कुछ और, यानी कि इस पद्यांश का अर्थ ही अलग निकल रहा है। अगला है हमारा, अलंकार का नाम बताना है। दासन ज्योति बरनी नाही जाई, चौंधे दृष्टि देखी चमकाई। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि इसमें जो कवि है वो बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है, तो हमारा आंसर अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसका। अगला है, तृष्णा का विलोम शब्द। तो तृष्णा का जो विलोम शब्द होगा वो वितृष्णा होगा। तो हमारा सही आंसर चौथा हो जाएगा, वितृष्णा। अगला प्रश्न है हमारा, अपट और अपटू का क्या अर्थ है? दो शब्द दे रखे हैं, इनके अपने को अलग अलग अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो अपट और अपटू का जो अर्थ है वस्त्रविहीन, वस्त्रहीन और मूर्ख होता है, अपटू और अपट का। अगला है, चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो चकमक पत्रिका जो है वो भोपाल से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुमत पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो बहुमत जो पारिभाषिक शब्द है वो मेजोरिटी को कहा जाता है। तो हमारा जो है आंसर इसमें दूसरा सही होगा। अगला है, निकाय परिभाषिक शब्द किस किसे कहते हैं? तो निकाय को क्या कहा जाता है?
फैकल्टी कहा जाता है। तो हमारा आंसर ये सही होगा। अगला है खाड़ी और खारी का अर्थ है। तो खाड़ी का जो अर्थ होता है वो उपसागर होता है और खारी का होता है नमकीन होता है। खाड़ी यानी उपसागर, जैसे बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, उस प्रकार खाड़ी को बोलते हैं, वो उपसागर का उपसागर। अगला प्रश्न है किला का पर्यायवाची। तो किला का पर्यायवाची जो होगा वो कोट होगा। किला का पर्यायवाची क्या होगा? कोट होगा। अगला प्रश्न है हमारा अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। तो अवरोध का अर्थ होता है रोक और अविरोध का अर्थ होता है मैत्री। रोक और मैत्री, ये देखिए पढ़ने में दोनों सेम है, माइनर सा थोड़ा अंतर है इनमें। अगला प्रश्न है की प्रत्यय से बना शब्द है। मैंने अभी आपसे कहा था कि शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अब इसमें से क्या होगा? प्रत्यय कनकी जो है वो की प्रत्यय से बना शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा पीत सागर में कौन सा समास है? तो पीत सागर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में जो है दोनों पद प्रदान ना होकर कहीं तीसरा पद प्रदान होता है, यानी कि इसमें जो पित्त सागर कहा गया है ये प्रधान ना होकर किसी तीसरे के बारे में कहा गया है वो प्रधान है। आंसर इसका कर्मधारय होगा। अगला है हमारा आग में घी डालना। मुहावरे का अर्थ है तो आग में घी डालने का है क्रोध भड़काना है। आग में घी डाल दिया, जैसे कोई कहते हैं ना कि उसने आज आग में घी डालने का काम कर दिया है, यानी उसने क्रोध को और भड़का दिया है। अगला प्रश्न है अचल का अर्थ है। तो अचल का जो अर्थ होता है वो पर्वत, गतिहीन और अटल होता है। तो ये एक पर्यायवाची शब्द ही पूछा है इसने, सिर्फ उनके अर्थ पूछकर। अगला है साहित्य समाज का सामाहिक विग्रह क्या होगा? तो साहित्य और समाज होगा। इसमें क्योंकि दोनों पद प्रधान है तो ये इसमें द्वंद्व समास होगा, वह साहित्य और समाज होगा। अगला प्रश्न है खून सूखना मुहावरे का अर्थ है। तो खून सूखना का मुहावरे का अर्थ जो है भयभीत होना है। अगला प्रश्न है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये पत्रिका जो है वो भोपाल से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है हमारा परीक्षा से कौन नहीं डरता? इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। तो परीक्षा से सब डरते हैं, इसका सकारात्मक वाक्य ये हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है कंदरा का पर्यायवाची बताइए। तो कंदरा का जो पर्यायवाची होता है वो गह्वर होता है। अगला प्रश्न है हमारा दशानन का सामायिक विग्रह होगा। तो दशानन का जो सामायिक विग्रह होगा वो 10 है मुख, जिसके अर्थात रावण होगा, क्योंकि इसमें जो है कर्मधारय समास है और ये दोनों पद प्रधान न होके इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता है, यानी कि इसमें 10 आनंद दे रखा है, इसमें से नहीं है। 10 और मुख दोनों प्रधान न होकर इसमें रावण शब्द प्रधान है, यानी किसी तीसरे के बारे में कहा जा रहा है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारी बार आपने पढ़ा होगा कि जहाँ संख्या हो वहाँ द्विगु होता है, लेकिन अभी इसमें भी संख्या दे रखी है, ये ध्यान रखिएगा। 10 जो है वो संख्या ही है, लेकिन ये 10 यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि ये संख्यात्मक प्रधान पद नहीं है। इस पद में किसी तीसरे के बारे में कहा गया है। जैसे कि इसके और उदाहरण हो सकते हैं दिगंबर है, पीताम्बर है, इसके अन्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा अर्थ का अर्थ है। अर्थ का और अर्थ क्या होता है? अर्थ का एक तो धन होता है, एक वाक्य होता है और एक प्रयोजन होता है। धन, प्रयोजन और वाक्य, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोट और कोटि का अर्थ क्या है? तो कोट का जो अर्थ है और कोटि का अर्थ है किला और करोड़। कोटि यानी करोड़ होता है और कोट का जो अर्थ होता है वो किला होता है। अगला प्रश्न है तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तो तामसिक का विलोम शब्द जो है सात्विक हो जाएगा। अगला है हमारा ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्खा को ईर्ष्या कहा जाता है खड़ी बोली में। अगला है हमारा अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अंधियार को खड़ी बोली में अंधेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सही विकल्पक बताइए। पल्लवन के लिए निरंतर की आवश्यकता होती है? तो पल्लवन के लिए निरंतर अभ्यास और अध्ययन की आवश्यकता होती है, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है सही विकल्प बताइए। घटनाओं और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना में अनिवार्य है? तो इसमें जो है वो प्रबंध काव्य अनिवार्य होता है, हमारा प्रबंध काव्य सही हो जाएगा इसका। अगला है सही विकल्प बताइए। काव्य में चुने हुए शब्दों के द्वारा का प्रभाव डाला जाता है? तो इसमें कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। अगला है हमारा काव्य मानव जीवन की सफलता और निराशा की दिशा में करता है? तो इसमें जो है वो आशा का संचार करता है काव्य। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा श्रव्य काव्य के पठन अतः श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन अतः श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। रस कितने होते हैं? रस 10 होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं?
तो उसे नयनाभिराम कहते हैं। क्या कहते हैं? नयनाभिराम। जो हमारे नेत्रों को भा जाए या अच्छा लगे उसे नयनाभिराम कहते हैं। अगला है दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे परजीवी कहा जाता है, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को। अगला प्रश्न है हमारा, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो वो जो है महाकाव्य के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुहावरा बताओ। अच्छे से अच्छे कार्य में भी वालों की कमी नहीं है, तो मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है। इसका जो मुहावरा होगा वो ये होगा, मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, शहर में आकर उसकी पढ़ाई पानी में मिल गई, खटाई में मिल गई, मिट्टी में मिल गई या तफरी में मिल गई? तो मिट्टी में मिल गई इसका सही मुहावरा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिठाई और विठाई किस शब्द का युग्म है? तो मिठाई और ये विठाई जो है वो सार्थक और निरर्थक शब्द का युग्म है। अगला प्रश्न है हमारा, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। मुझे आदेश दी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे आदेश दिया। जो दी है यहाँ पर गलत दे रखा है तो इसका हो जाएगा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, इस पद्य को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं नव स्वप्न जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनो नहीं मन पुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में बीदार होती है। वाण ही होते हैं विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है? तो इसमें जो कवि ये संदेश दे रहा है कि कवि केवल कर्म केवल कल्पना पर ही आधारित नहीं होते, बल्कि सच्चाई के धरातल पर भी आधारित होते हैं और कठोर यथार्थ की कसौटी पर कसे जाते हैं। अगला है हमारा, संयुक्त वाक्य बनाओ। माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो संयुक्त वाक्य इसका जो होगा वो, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। किंतु, परंतु, और, या आदि शब्द अगर बीच में जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। तो इसमें इसको और के द्वारा जोड़ा है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। रस है और यही आनंद विशाल विराट का अनुभव भी है। जो रस जो है वो आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट अनुभव भी है। अगला है हमारा, काव्य में आने वाले आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर होते हैं, वो अलौकिक होते हैं, अलौकिक होते हैं। अगला प्रश्न है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सारी रात भर मैं जागता रहा। तो इसका जो हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। अगला है, मुहावरा बताओ। यह नौकर तो मिट्टी का माधो है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी का माधो। अगला प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा वाक्य को पूरा करो। भाषा संकेतात्मक है, उसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वे ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती है। क्या होती है? संकेतात्मक या प्रतीकात्मक। अगला है हमारा, छंद का नाम बताना है हमें। धर्म के मार्ग में अधर्मी से भी कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारक में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कभी करना नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो गीति का छंद हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? गीति का छंद। नेक्स्ट प्रश्न है हमें, फिर इसमें भी छंद का नाम बताना है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है, अंत में 2 गुरु होने आवश्यक है। तो यह जो है रोला छंद हो जाएगा। रोला छंद को आपको सिर्फ मात्रा में परिभाषा नहीं बता देता हूँ कि जो सोटा छंद होता है उसमें भी 11-13 की मात्रा पर यति होती है, उसमें भी विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। और दोहा में जो है उल्टा हो जाता है, विषम चरणों में 13 होती है और सम चरणों में 11 होती है। 13-11 की यति से उसमें होता है। अगला है हमारा, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। आज सुबह उठकर उसने दूध पिया। तो आज का हो जाएगा, आज वह सुबह उठा और उसने दूध पिया। अगला प्रश्न है हमारा, सरल वाक्य बनाओ। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। तो वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। इसका सही वाक्य हो जाएगा,
झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। अगला है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। वह देर से सोकर उठता है, तो वह देर से सोकर उठता है। अब यहाँ क्या था, मैं था, देर में सोकर उठता है और ये देर से सोकर उठता है। अगला प्रश्न हमारा, रस का नाम बताइए। हे सारथी, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू भेदन कर लड़े। इसमें वीर रस की प्रधानता है, तो ये वीर रस होगा। अगला है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं? 14, 12 अथवा 12, 14 पर यति होती है और 3, 10, 17वीं 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा गीतिका छंद हो जाएगा। ये गीतिका छंद में जो है प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक में 26 मात्राएं होती है और 14, 12 पर यति होती है। और जो तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं जो होती है वो अनिवार्यतः लघु होती है। गीतिका छंद की परिभाषा है। अगला है हमारा, सही विकल्प का पूरा करो। अगर यह है, भाषावाचिक ध्वनि संकेत है। जो भाषावाचिक ध्वनि संकेत है, मनुष्य अपनी वागिंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। अगला है हमारा, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है, यादृच्छिक से जो तात्पर्य है वो ऐच्छिक से, ऐच्छिक को ही यादृच्छिक कहा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। आज हमने हिंदी में आए हुए प्रश्न कर लिए, बाकी इसमें पैसेज के बचे हैं। तो पैसेज कोई ज़्यादा टफ आता नहीं है, उसको आप पैसेज आसानी से पढ़कर सोल्व कर सकते हैं। और हमारे लिए इन जैसे भी हम प्रीवियस ईयर के बाकी का जो हमने पहले भी वीडियो बनाए तो इससे सार यही निकलता है कि हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है। MPSI के लिए ज़्यादा फोकस हमें अलंकार, रस, छंद और शब्द युग्मों पे करना है। क्योंकि हमने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं MPSI के, उनमें जो है संज्ञा और संधि, इनसे बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। ज़्यादा प्रश्न इसी से आ रहे हैं, एक तो अलंकार, रस, छंद से और एक शब्द युग्म से। तो अगर हम ये एग्ज़ाम में कंप्लीट कर लेते हैं, अब हमारे पास, आपके पास बहुत टाइम है, तभी आप पहले इनको टाइम कंप्लीट कर लीजिए, अलंकार, रस, छंद, शब्द युग्म का, ताकि आप एग्ज़ाम की टाइम से सिर्फ रिवीजन का काम बचे और आप सिलेक्शन जल्दी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।